और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश पचौरी। एक बार फिर हाज़िर हूं कबीर के कविता के तमाम आयामों के साथ। कबीर अपने आप में अद्भुत अनूठे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ा लिखा नहीं लेकिन अब भी हमारी अंतरात्मा में इस तरह से आत्मसात किया हुआ है कि जगह जगह जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन सब में कबीर को बहुत याद रखा जाता है। कारण ये कि उनकी भाषा में वो तासीर थी, वो असर था कि दिल तक उतरती थी। अब ये तासीर एक अलग चीज़ है, पढ़ना लिखना अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन तासीर, असर, दिल की बात, ये कुछ और है। यही वजह है कि कबीर की परंपरा मौखिक परंपरा है। उसमें ज्ञान भाषा का भले ही ना हो, लेकिन जो एक तत्व का ज्ञान है, जो तत्व को लेकर समझ है, वो अद्भुत अनूठी है। कबीर को लेके, भाषा को लेके, कबीर की भाषा को लेके अक्सर विद्वानों में दो गुट पाए जाते हैं, दो तरह की मत पाए जाते हैं। और उनमें एक मत है, वो कहता है, वो मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कहता है कि पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा, क्योंकि अरबी, फारसी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, इन सब का मिला जुला रूप मिलता है। खिचड़ी भाषा कहा जाता है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो कहते हैं कि कबीर सदुक्कड़ी भाषा वाले नहीं हैं, पंचमेल खिचड़ी वाले नहीं हैं, वो वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर माने तानाशाह, मतलब भाषा का ज्ञान उन्हें हो ना हो, लेकिन वो भाषा से क्या कहलवाना चाहते हैं, कैसे कहलवाना चाहते हैं, वो हर हाल में वो कहलवा लेते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कबीर के ही शब्दों में अगर याद करें तो संस्कृत है कूपजल भाखा बहता नीर। संस्कृत कुएं का जल है, बड़ा मुश्किल पड़ती है, समझना आसान नहीं होता। और संस्कृत सबके लिए तब भी और अब भी हम जानते हैं सहज सरल नहीं है। वो कुछ एक वर्ग है, इसमें संस्कृत को कहीं नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन बहता हुआ जो पानी है, और कितनी सार्थक उपमा दी है। संस्कृत है कूप जल, कुएं का जल है, उसके लिए रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, फिर निकालना पड़ेगा, जोर आएगा और उसके बाद निकल में आएगा। लेकिन बहता हुआ नदी का जो पानी है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आपको चुल्लू लगाना है, या झरने का बहता हुआ पानी है। भाखा यानी लोक भाषाएं ऐसी ही थीं जिनके ज़रिए अपनी बात को सरलता से कहा जा सकता था। भाषा के ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपने आप को, अपनी आप की विकलता को, व्याकुलता को, अपनी तन्मयता को जो व्यक्त करना था, व्यक्त करने का एक मादा चाहिए था, और वो कबीर में था। इसीलिए हम देखते हैं कबीर और तमाम लोगों से अलग है। कबीर को जो संकलित भी किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकलित किया। कहते हैं बहुत सारे कबीर चौराहों से, हम जानते हैं बहुत सारे शहरों में अभी भी, कहना चाहिए कि झुग्गी बस्तियों के रूप में आज की तारीख में, या कुछ और रूप में, मजदूर लोग रहते हैं। और वो शाम को जब इकट्ठे होते हैं, अब तो टेलीविज़न हो गया है, अब चीज़ें, स्थिति बदल सकती है, व्हाट्सअप हो गया है, मोबाइल हो गया है, लेकिन जब ये नहीं थे तब वो गाते थे बैठकर उस चौरे पर, उस चबूतरे पर बैठ के गाते थे। तो मौखिक परंपरा है, वहाँ से समेटा है, वहाँ संजोया है। तो कबीर मौखिक परंपरा के वाहक हैं। कबीर जो भाषा से कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। और अगर भारतेंदु को याद करें, भाषा कैसी चाहिए, भाव अनोखे चाहिए, भाषा कैसी हुए। मायने नहीं रखता कि आपकी भाषा कैसी है, अगर भाव में दम है तो बात बनेगी। और कबीर की कविता में भाव में दम है, उनके तर्कों में दम है, उनका जो आवेग है समाज की स्थितियों को लेकर, वो अद्भुत और अनूठा है। उन जैसा विरोध, उन जैसा तर्क, उन जैसी रेशनलिटी और कहीं नहीं मिलती। इसीलिए कहना चाहिए कि कबीर की भाषा अद्भुत अनूठी है, लोक भाषा है, लेकिन उस लोक में अपनी बात को कहने का पूरा वो मादा है। यही वजह है कि आज भी कबीर को जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों पे ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, एक पंक्ति में सारे तथाकथित पांडित्य को उन्होंने चुनौती दे दी, ढाई आकर प्रेम का। तो कबीर इस तरह से बहुत सारे तर्कों के जरिए, उनकी ताकत भाषा के ज्ञान में नहीं है, बल्कि जिस अंदाज में भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये थी कबीर के संदर्भ में भाषा को लेकर एक जो समझ
मोटा मोटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि दो मत हैं विशेष तौर पर जिनकी चर्चा की जाती है। एक मत है आचार्य शुक्ल का, दूसरा मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य शुक्ल कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, आचार्य शुक्ल कहते हैं सधुकड़ी, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये सधुकड़ी नहीं है, ये पंचमेल खिचड़ी नहीं है। वैसे भी खिचड़ी सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन यहाँ वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के तानाशाह हैं, जो कहना है जैसे कहना कहलवा लेते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे कैप्सूल्स में हम लगातार आगे बात करते रहेंगे। कबीर ही नहीं, हिंदी साहित्य के तमाम जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, कवि रहे, रचयिता रहे हैं, आलोचक रहे हैं, उनके जीवन, उनके आचरण, उनकी शैली, उनके जीवन की जो विशेष बातें हैं, उन सब से हम वाबस्ता होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।